हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है वेब से डू केयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल पर सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें से 30 का हमारा एक दोस्तों सेशन होता है। 30 क्वेश्चन का एक सेशन होता है, जिसमें से हम 30 मार्क्स का यानी 30 क्वेश्चन CDP का, 30 क्वेश्चन EVS का कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर देख लीजिए। और आज हम लोग बात करेंगे इस सेशन में 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। और ये दोस्तों जो हमारा सीरीज़ अभी चल रहा है, तो ये 16 दिसंबर वाला पेपर का है। 16 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था ना, उसका दोस्तों पेपर वन का मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, टाइम न वेस्ट करते हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंग्लिश में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं हिंदी लेकर चलूँगी। और ये PDF आपको अगर चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वेब से डू केयर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से ये PDF आप लोग अपना डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग हिंदी या इंग्लिश में क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका हम देखते हैं एनालिसिस के साथ कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे या किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, किस लेवल से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। और सीटेट का अगर एग्ज़ाम आपको देना है फ्रेंड्स, या आपके फ्रेंड्स को देना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं, नोट्स फॉलो कर रहे हैं या किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, आप कीजिए, लेकिन दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही हमारा है, जो सीटेट एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन था, और जो पेपर है वही पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोई दूसरा पेपर नहीं। और दोस्तों जो CBSE के द्वारा फाइनल आंसर की जारी किया गया है, उस आंसर की के साथ इस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करने वाले हैं, इस पेपर का डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो आपको किसी प्रकार का कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने अपनी पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब। अब देखिए, जोड़ी 11 जोड़े मतलब 22 सेब हो गया। दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े मतलब 44 हो गया, है ना। एक जोड़ा में 2 होता है, तो 22 जोड़े में 44 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े मतलब कि 66 हो जाएगा। अब इसको आप ऐड कर लेंगे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आएगा, तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं, तो 132 है। ऐड करेंगे तो 132 आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। अब हम देखते हैं 32। देखिए 32 में जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान से आपको देखना होगा। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो अभाज्य संख्याएं हैं, जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं, वो ऑड होते हैं। क्या प्राइम नंबर इवन नहीं होते हैं? तो फ्रेंड्स ये गलत है, इवन होते हैं। यानी 2 तो इवन ही है, बट ये प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका 2 ही फैक्टर हो। जैसे 2 है तो इसका 1 और 2 2 ही फैक्टर है, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है, बट ये इवन है, तो इसलिए ये गलत हो गया हमारा। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप ये देखिए पहले कि अभाज्य संख्याएं कितनी है एक अंक में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे, एक अंक वाली 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी। यानी कि दोस्तों 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 5 हो जाएगी, 7, ये अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है केवल 5, केवल यहाँ लग गया ना, तो ये नहीं होगा। अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है। अब देखिए ये तो सही है, अभाज्य संख्या 2, 3, 7, 5, 7, 11, 13, इस तरह से बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड। तो दोस्तों ये सही है। अभाज्य संख्याओं में केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि 2 ही इसके फैक्टराइजेशन होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये 3rd और 4th सही हो गया। तब आप देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए 3rd और 4 वाले जो हमारा ऑप्शन है वो 3rd है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd। आगे हम बढ़ते हैं 33 में। 33 में देखिए क्वेश्चन है, स्कूल की NSS इकाई ने प्रत्येक ज़रूरतमंद बच्चों को 3/4 kg चीनी देने का फैसला किया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान से ये समझिएगा क्वेश्चन, यानी कि NSS ने बच्चों को फैसला किया कि हम 3/4 kg एक बच्चे को चीनी देंगे, और एक प्रयोजक से उन्हें इस काम के लिए कितना चीनी मिला, 281/2। इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे फ्रेंड्स, इंग्लिश वाले पेपर में भी आप इंग्लिश वाला जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पर क्लियर दिया गया है। अगर आपको हिंदी में किसी प्रकार का डाउट होता है तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे, तो वहाँ पर दोस्तों आपको सही देखने को मिलेगा। जैसे कोई बच्चे इसको 281/2 ऐसे समझ सकते थे, इसलिए आप यहाँ पर देखिए कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप
इसको तोड़ेंगे यानी 2 8 1/2 इसको तोड़ेंगे तो ये 57/2 हो जाएगा। 57/2 kg चीनी मिला और एक बच्चे को 3/4 kg चीनी देना है, तो कितने बच्चे के बीच में ये 57/2 चीनी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी कि 57/2 डिवाइडेड बाई 3/4, इसको आप कर दीजिए 57/2 इंटू 4/3, यहाँ से आपका ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 38 यानी कि 38 kg चीनी एक बच्चे को मिलेगा। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन, पूर्णांकों के संबंध में इनमें से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं या हैं। जैसे दो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद आंसर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। अब ध्यान से समझिएगा, दो संख्याओं का यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो बराबर हो गया या उससे अधिक होगा, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है? अब फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैं एक यहाँ पर ले लेती हूँ 0 × 1, तो यहाँ पर क्या हो गया 0, या फ्रेंड्स मैं ले लेती हूँ -1 × -1, तो यहाँ पर क्या हो गया यानी 1 हो गया। तो इससे तो बड़ा हो गया, इससे अधिक, ठीक है। 1 × 1 ये तो बराबर हो गया, लेकिन अगर हम बात करें -1 × 2 तो क्या हो जाएगा -2, तो इससे क्या होगा छोटा हो गया, इसे दोनों से क्या हो गया छोटा हो गया। तो ये बात गलत है, जबकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है या तो बराबर होगा या तो अधिक होगा, बट ऐसा नहीं है, कम भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं, दो संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होगा। अब देखिए यहाँ पर जोड़ की बात की जा रही है, जैसे 1 + 1 करेंगे तो 2, ये तो सही अधिक हो गया, यहाँ पर देखने को मिल गया 0 + 1 = 1, तो देखिए ये भी मतलब कि हो गया। लेकिन -1 + -1 अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा -2, तो देखिए इससे छोटा हो गया, -1 से ये क्या हो गया कम हो गया, जबकि यहाँ पर कर रहे हैं बराबर या अधिक, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी दोनों रॉन्ग है। इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा 2, यानी दोनों अ और ब असत्य हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 35। तो देखिए फ्रेंड्स 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 35 में आपसे पूछा जा रहा है रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जलेबी की 3 थाली है, ठीक है, 3 ऐसी थालियाँ हैं, अ ब और स, इसको अ मान लिया गया, इसको ब और इसको स मान लिया गया। ओके, जस्ट अ मिनट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देखेंगे, जस्ट अ मिनट, 3 थालियाँ यहाँ पर है, अ ब और स। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या देखेंगे, थाली अ में केवल 1 जलेबी है, इसमें कितनी जलेबी है 1 है, और ब में 5 जलेबी है, इसमें 5 है, और स में 3 जलेबी है, इसमें 3 है। ओके, अब कह रहे हैं वह 3 थालियों में बराबर जलेबियाँ रखनी चाहती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर आपको देखना होगा, थाली ब में से 2 जलेबी उठाकर थाली अ में रखना है। सिंपल सा आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जो फ्रेंड्स क्या होगा ये अगर आप जानना चाहते हैं, तो यानी कि तीनों थाली में बराबर जलेबी करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस थाली में से कितना जलेबी निकाल कर किस में रखेंगे कि बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ब में से 2 जलेबी निकालिए और अ में रख दीजिए, 2 जलेबी इसमें से निकाल देंगे तो इसमें पहले से 1 है तो कितना हो जाएगा 3, और इसमें से 2 निकाल लिए तो बच गया कितना 3, और इसमें ऑलरेडी तो 3 था ही, तो हो गया ना बराबर। तो अब देखिए कि ब में से 2 जलेबी निकाल कर अ में रखने वाला ऑप्शन कहाँ है। अब देखिए फ्रेंड्स, ब में से 2 जलेबी उठाकर थाली अ में रखना, यानी कि तो आपका पहला ही आंसर हो गया, पहला ही दोस्तों मिल गया। तो ये आपका है, बाकी आगे आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बट आपको ऑप्शन अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 36 नंबर में फ्रेंड्स क्या है कि यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम जो है एक्स वाई के एलसीएम का आधा है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यानी कि 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा, यानी कि 42 होगा, यानी कि 6 × 7 इसका एलसीएम ही होगा ना 46। तो इसका जो एलसीएम है वो कह रहा है कि एक्स वाई के एलसीएम का आधा है, यानी कि x × y का आधा। तो x और y के एलसीएम क्या होगा, x × y होगा, और उसका आधा है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि x का वैल्यू अगर 12 है तो y का कितना होगा। तो सिंपल सी बातें हैं, आप यहाँ पर 42 = x का वैल्यू 12 × y का नहीं पता है /2 आप रख दीजिए, ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी y = कितना आ गया 7 आ गया।
ओके, तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स वाई का वैल्यू 7 कहाँ दिया हुआ है, तो देखिए 4 में दिया हुआ है वाई का वैल्यू 7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 36 का 4। आगे हम देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स क्या है, 37 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन भी आप देखिए, जस्ट अ मिनट, इसके चारों ऑप्शन आपको नहीं दिख पा रहे हैं, कोई नहीं, यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि 2.9 और 7.49 डिवाइडेड बाई 11.51 का सबसे अच्छा सन्निकटन मतलब नज़दीक नियरेस्ट वैल्यू यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए 2.9 को फ्रेंड्स हम अप्रॉक्स क्या लिख सकते हैं, 2.9 को अप्रॉक्स हम 3 लिख सकते हैं। 7.49 जो है ना, तो देखिए जब पॉइंट के बाद 5 से कम होता है ना तो दोस्तों ये यही रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं। अगर 5 से ज़्यादा नंबर होगा ना तो एक इंक्रीज़ करा दिया जाता है, तो 2.99 को 1 से इंक्रीज़ कराएंगे तो 3.0 यानी कि 3, और इसमें दोस्तों हम ज्यों का त्यों रख देंगे उससे पहले वाला यानी कि ये 7 हो जाएगा। उसके बाद 11.51 है ना, तो 5 है या 5 से ज़्यादा होगा तो हम बढ़ा देंगे, तो 11 है तो इसको हम 12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.9 को हम 3 लिखेंगे, 3 इंटू 7.49 को हम 7 लिखेंगे इंटू 7 डिवाइडेड बाई, इसके बदले में हम क्या लिखेंगे 12, 3 इंटू 7/12, ये कहाँ ऑप्शन है 3 इंटू 7/12, तो देखिए थर्ड में आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 38 में देखिए फ्रेंड्स क्या है, 38 क्वेश्चन को देखिए ध्यानपूर्वक। जाया पहली कक्षा में पढ़ रही है, शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र काट दिए, घड़ी का एक बैटरी कैसा होता है फ्रेंड्स, इस प्रकार का होता है, ठीक है, और संतरा, घड़ी की एक बैटरी और संतरा, ठीक है, आइसक्रीम कोन, इस तरह का आइसक्रीम कोन, मोमबत्ती इस प्रकार का मोमबत्ती, और किताब और स्टील का गिलास, यानी ये इस तरह का, इतनी सारी चीज़ें उस बच्ची को दिया गया, ठीक है, जया को दिया गया जो पहली क्लास में पढ़ती है। शिक्षिका ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तुओं को उठाने को कहा जो एक जैसी है। उसने घड़ी की बैटरी और मोमबत्ती और स्टील का गिलास इसको उठाया, ठीक है, स्टील का गिलास और बैटरी और मोमबत्ती। उसने उन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग किया। तो मतलब वो बच्ची क्या देख करके इसको एक जैसा, मतलब जो वस्तु उठाने के लिए बोली उसकी टीचर, तो उन बच्ची उठाई, मतलब इसमें क्या वो देखी, विशेषता क्या देखी इन तीनों वस्तुओं में, बैटरी, मोमबत्ती और गिलास, इन तीनों में कौन सी विशेषताएँ थी जो एक जैसी वस्तु उठाने के लिए बोला गया तो उठाई। वस्तुओं की ऊँचाई, बेलनकार वस्तुओं का भार या गोलाकार वस्तुएं, तो देखिए गोलाकार तो होगा नहीं, वस्तुओं का भार हो तो यहाँ पर भार तो नहीं मेजर करिए, तो बेलनकार या वस्तु की ऊंचाई, ये 2 ऑप्शन बचा, तो इन दोनों में से कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 3 जो उन्होंने उठाया, वो बच्ची ने उठाई है, 3 जो वस्तुएं, वो तीनों जो वस्तुएं हैं वो एक जैसी है, बेलनकार है ना, बेलनकार वो देख करके उठाई है, ठीक है। ऊंचाई भी वो नहीं माप रही है ना कि वो कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो तो बस देखिए कि तीनों मतलब कि लंबा है बेलन की तरह, सिलेंडर की तरह, तो उठा ली, तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब हम 39 की बात करते हैं, तो देखिए 39 में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर है ये टाइम घड़ी वाला आपका क्वेश्चन है, सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी कि घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूमेगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये 12 बजता है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, ठीक है। अब देखिए ये घड़ी की जो सुई है घंटे वाली, 12 से हम जो एंगल मापना होता है ना, तो हम 12 से चलते हैं, ठीक है। तो 6 बजे सुबह मतलब कि 6 बजे यहाँ से, और ये दोपहर 3 बजे के बीच। अब देखिए 6 बजे से शाम 6 बजे, सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच, तो ये 6 बजे से घड़ी की सुई यहाँ से चलना शुरू करती है, 9 बजा, फिर 12 बजा और फिर 3 बजा, यहाँ तक आती है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल बनेगा। इसको आप ध्यान से समझिएगा, जस्ट अ मिनट, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये घड़ी की सुई आ रही है, तो कितना एंगल बनेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 90 का ये एंगल बनता है, 360 का। तो ये वाला छोड़ दीजिए, ये पोर्शन छोड़ दीजिए, ये पोर्शन छोड़ दीजिए, और उसके बाद मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगी, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या है ना कि इस पोर्शन को आपको छोड़ के देखना है, यानी जो घड़ी की सुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है, तो ये एंगल कितना होगा। देखिए टोटल 360 होता है ना, तो ये 90 यानी कि 270
270, इसमें से फ्रेंड्स आप देखेंगे तो 270 डिग्री बनेगा। 360 में से ये 90 को माइनस कर दीजिए क्योंकि ये नहीं बन रहा है, तो भी 270 होगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो 270, यानी कि जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो थर्ड हो जाएगा। ओके, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 40, क्वेश्चन नंबर 40 में फ्रेंड्स क्या है कि एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्याओं में का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक आयत है जिसकी भुजा जो है वो नेचुरल नंबर में है और उसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी L इंटू बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका परिमाप नहीं हो सकता। अब ध्यान से सोचिए इसमें से कौन सा नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स 2L प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका L इंटू बी दिया गया है 24, L इंटू बी यहाँ पर दिया गया है 24। तो यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं L और B का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, L और B का वैल्यू 24 है, तो इसका फैक्टराइजेशन देखिए यही L इंटू बी होगा, यानी कि 12 इंटू 2 होगा, एक 12 होगा एक 2 होगा, यानी कि लंबाई अगर 12 होगा चौड़ाई 2 होगा तो भी 14 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। या 6 इंटू 4 भी हो सकता है, या 8 इंटू 3 भी हो सकता है, 24 है ना। ये आपको चेक करना है कि 24 कौन कौन सा यहाँ पर दो आपको वैल्यू लेकर चेक करना है। तो दोस्तों यानी कि एक लंबाई और एक चौड़ाई, तो कौन सा परिमाप नहीं हो सकता है। देखिए जो परिमाप होता है क्या होता है, एल और बी को ऐड करेंगे और 2 से इंटू कराएंगे तो ये परिमाप होता है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर लंबाई 8 है और चौड़ाई 3 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, 8 3 11, 11 दूनी 22, तो ये तो परिमाप होगा। ठीक है, अगर हम बात करें 6 और 4 का, तो देखिए 6 और 4 10, 10 दूनी क्या हो जाएगा 20, यानी कि ये भी परिमाप होगा, 20 सेंटीमीटर भी परिमाप होगा। अगर फ्रेंड्स हम 12 और 2 की बात लेकर चले तो 12 लंबाई 2 चौड़ाई, तो 12 2 14, 12 2 14 इंटू 2 28 सेंटीमीटर भी इसका परिमाप होगा। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा फ्रेंड्स नहीं मिल रहा है, 25। तो ये आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, 25 सेंटीमीटर इसका परिमाप नहीं होगा क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया है। अब देखेंगे 41 में क्या है कि किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि हम मानचित्र पर तो रियल में उतना डिस्टेंस मेजर नहीं करते हैं। अगर हमें मान लीजिए कोई पिक्चर बनाना है कि राम 100 किलोमीटर जाता है मान लीजिए ईस्ट में, तो हम एक यहाँ पर मेजरमेंट मान लेते हैं कि ये 100 मीटर हो गया, ये 100 किलोमीटर हो गया। ओके, रियल में तो 100 किलोमीटर ये नहीं मेज़र करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 1 सेंटीमीटर जो है ना वो 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करता है, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 400 किलोमीटर। ओके, अब करें भूमि पर यदि 2 नगरों के बीच का जो दूरी है वो 3400 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर उसकी दूरी क्या होगी, 3400 जो आपका किलोमीटर है डिवाइडेड बाई 400 अगर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप ये देखेंगे ना तो 8.5 आएगा, 4 8 32 और 2 4 5 20, तो यहाँ पर 8.5 सेंटीमीटर ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मतलब सिंपल सा 3400 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। अगर 400 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 3400 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, डिवाइड कर देना है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 42। इसमें आप देख सकते हैं 100 मीटर की एक दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरी करने में 14 सेकंड लगते हैं और अगले 100 मीटर करने में पिछले से 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से आप समझिएगा, 100 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना लग रहा है, 14 सेकंड। नेक्स्ट जो 100 मीटर है इसको पूरा करने में पहले वाले से 2 सेकंड ज़्यादा, मीन्स की 16 सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट 100 मीटर पूरा करने में फिर उससे भी मतलब कि जो 16 सेकंड लगा था उससे 2 सेकंड और ज़्यादा, यानी कि 18 सेकंड। ओके, इसी प्रकार से ये प्रक्रिया मतलब चलती है, यानी 800 मीटर की दूरी के लिए चलती है। तो देखिए 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर, इसी प्रकार से फिर ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, फिर आपका 24 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, यानी कि ये प्रक्रिया चलेगा 800 मीटर के लिए। देखिए 100 100 100 100, यानी कि 8 यहाँ पर हो गया ना, इसको आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसको सिंपली आप ऐड करेंगे ना तो 168 होगा, 168 मिनट। अब ये 168 मिनट जो आएगा, 168 मिनट, इसको आप जो हमारा ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 120 मिनट प्लस 48 सेकेंड आप कर दीजिए, तो ये 2 मिनट 48 सेकेंड।
2 मिनट 48 सेकेंड, कहाँ पर ऑप्शन है फ्रेंड्स? सेकंड, तो सेकंड हो जाएगा। इसको एक और तरीके से भी आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर 14 प्लस 16 ऐसे करके आ रहा है ना, 14 प्लस 16 प्लस 18 और ये कहाँ तक? 8 तक। तो n का वैल्यू 8 हो गया, a का वैल्यू 14 हो गया और d का वैल्यू 2 हो गया। SN निकाल दीजिए, ठीक है। यानी SN का अगर फॉर्मूला आपको पता होगा तो SN इक्वल टू होता है n/2, तो n हो गया 8, n/2 फिर क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो देखिए यहाँ पर जो d का वैल्यू है वो 2 है, इसको भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यानी कि ये देखिए कितना हो जाएगा, जस्ट मिनट। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये 4 इंटू ये 14 दूनी 28 और ये हो जाएगा 7 दूनी का 14, यानी कि आप देखेंगे 14 दूनी 28 14 या 42 है ना, यानी कि 4 इंटू 42। तो आप यहाँ पर देखेंगे इंटू कराएंगे तो 4 दूनी 8 से 4 16, यानी कि 168 आया ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर मान लिया 800 मीटर का दिया है तो हमने तो 8 बार जोड़ करके बता दिया, लेकिन ये जो सेकंड मेथड मैंने बताया ना, ये 800, 1000 मीटर, 2000 मीटर, मतलब कितना भी दिया रहेगा तो इस मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। जो APGP का क्वेश्चन अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मैथ्स में, उससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 43 में देखिए क्या है, प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब रीजनिंग टाइप का ये क्वेश्चन हो गया, इसको आपको समझना होगा। ये देखिए 910 है, फिर 821 है, तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस देखेंगे ना फ्रेंड्स, इन दोनों में डिफरेंस तो आपको 89 का डिफरेंस पता चलेगा। फिर इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो 89 का, इन दोनों में डिफरेंस 89 का। तो दोस्तों 643 के बाद क्या आएगा कि 89 का डिफरेंस हो, इससे छोटा, यानी कि इससे छोटा अगर हम बात करें 89 छोटा होना चाहिए, यानी 89 जो है वो माइनस होते जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है, एक से दूसरे अंक के बीच में आप माइनस करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर 554 आएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी फ्रेंड्स ये आपने देख लिया। अब हम देखते हैं 44 में देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर है कि एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य दिया गया है। देखिए 5 सब्जेक्ट में जो अंक मिला है, एग्ज़ाम दिया है मान लीजिए 5 सब्जेक्ट का, जो उसमें अंक मिला उसका मीन माध्य जो 74 है। 3 विषयों का देखिए अंक यहाँ पर पता है, ठीक है, दिया गया है। उसके बाद दोस्तों बाकी जो 2 विषय है उस क्या माध्य निकालना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, 5 विषय में जैसे 70 प्लस 75 प्लस 80, 2 विषय का अंक हमें नहीं पता है, हम यहाँ पर मान लेते हैं x प्लस वाई, एक्स वाई मान लेते हैं। 5 विषय हैं तो बाई 5 हो जाएगा और इसका माध्य कितना दिया है, 74 दिया है, तो इक्वल टू हम 74 कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें निकालना है एक्स वाई, तो ये 70, 75, 80 को अगर आप ऐड करेंगे ना तो यहाँ से आपको मिलेगा 225 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर 74 इंटू 5 करेंगे ना तो 370 ये आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 370, 225 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 145। अब देखिए फ्रेंड्स 145 आ गया। अब यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि दोनों बाकी जो 2 विषय है जिसका अंक यहाँ नहीं दिया गया है, तो उस विषय में जो अंक प्राप्त होगा उसका माध्य, तो उसका अंक तो हमें नहीं मालूम है, हम ये यहाँ पर निकाल दिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 45 होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई ये 2 अंक है मान लीजिए, तो इसका माध्य क्या होगा x प्लस वाई बाई 2, यानी कि उसका सम डिवाइडेड बाई नंबर, तो ये हमें निकालना है। लेकिन x प्लस वाई आया है 145 आया है, तो हम क्या कर देंगे 145 बाई 2 कर देंगे, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 72.5 आ जाएगा। अब जो ऑप्शन 72.5 का होगा वो हो जाएगा, ओके, यानी कि सेकंड हो जाएगा। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 45 को ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है हर्षित, यानी कि जो हर्षित है फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन को पहले ध्यान से। हर्षित अमीना जोसेफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण दिया गया है। हर्षित जो है 5:32 पर ये चलना शुरू करते हैं, 6:49 तक ये
चलता है, ठीक है, पैदल। अमीना जो है वो 5:27 से 6:37 तक चलती है। जोसेफ जो है वो 6:06 से 7:31 तक चलता है। अब कौन कितना मतलब देर चला ये निकाल लीजिए। तो देखिए 6:49 यानी कि 6:49 में से आप 5:32 माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पर फ्रेंड से 1 घंटा 17 मिनट निकल कर आएगा। फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे ना, यानी कि अमीना 5:27 से चलती है, 6:37 तक चलती है, तो कितना देर चली? 1 घंटा 10 मिनट चली। अगर हम जोसेफ का पता करें तो दोस्तों ये 1 घंटा 25 मिनट चला। ये सबका टाइमिंग हमने निकाल लिया। अब हमें क्या देखना है? ऑप्शन। तो अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है हर्षित और अमीना समान समय अवधि के लिए चले। दोनों को यहाँ पर देखिए 1:17, 1:10, 1:25। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अब ऑप्शन आपके सामने चारों हैं, यानी कि पहला जो हमारा है दोस्तों 1:17, 1:10 और 1:25, यही है ना। अब देखिए हर्षित और अमीना समान, ये तो होगा नहीं, सबका इक्वल तो है नहीं। जोसेफ अमीना से 8 मिनट। अब देखिए यहाँ पर जोसेफ जो है अमीना से 8 मिनट पूछ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों 8 मिनट नहीं, यहाँ पर तो 15 मिनट का डिस्टेंस हो रहा है। जोसेफ हर्षित से, अब देखिए ये हर्षित है, ये जोसेफ है, तो यहाँ पर घर है 15 मिनट ज़्यादा चला, तो ये भी ऐसा नहीं है। अमीना सबसे कम, ये देखिए अमीना का टाइम है 1 घंटा 10 मिनट, तो अमीना सबसे कम चली है। देखिए ये वाला अमीना का टाइम था ये, ठीक है, तो अमीना सबसे कम चली है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। ये आप निकाल के भी देख सकते हैं, सिंपल है। आगे देखते हैं 46 में फ्रेंड्स क्या है ना, अब यहाँ से पेडागॉजी स्टार्ट हो जाता है। एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। तो वैन हीले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण में है? अभी वो मतलब कि दोनों में विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं, दोनों के अंतर को नहीं समझ पा रहा है। अगर अंतर को समझ पाता तो ये जो वैन हीले का जो हमारा स्तर है संबंध वाला, वो स्तर हो जाता, लेकिन यहाँ पर वो नहीं कर पा रहे हैं, अभी देख पा रहे हैं केवल। तो यहाँ पर ऑप्शन फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा? आप ये देखिए, अभिगृहीतीय स्तर, विश्लेषण स्तर, निगमन स्तर या दृश्यकरण स्तर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो केवल वो देख पा रहे हैं ना, अंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो दृश्यकरण स्तर ये हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 47 में फ्रेंड्स क्या है, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सा क्रम प्राकृतिक संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआती के लिए उपयुक्त होगा? अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें बच्चे को सिखाना है, तो इसमें से कौन सा मतलब कि उपयुक्त होगा, सही होगा? प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करा। पहले हम क्या करेंगे? अनुभव प्रदान करेंगे। स्थिति को चिन्हों से प्रदर्शित करना, स्थिति को चिन्हों से प्रदर्शित करेंगे। स्थिति को मौखिक रूप से समझना, स्थिति को मौखिक रूप से समझाएंगे। चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपित करना। तो इसमें क्या है कि कौन सा मतलब किस पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये चीज़ें आपको देखना है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? प्रासंगिक स्थिति के द्वारा अनुभव प्रदान करना, पहले तो उसको अनुभव प्रदान करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है? स्थिति को मौखिक रूप से समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? स्थिति को हम यहाँ पर चिन्हों से प्रदर्शित करेंगे या चित्रों के माध्यम से स्थिति को निरूपित करेंगे? नहीं, पहले चित्रों के माध्यम से हम स्थिति को निरूपित करेंगे, उसके बाद हम स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहले कौन सा हो जाएगा? ए, उसके बाद आपका हो जाएगा सी, उसके बाद आपका हो जाएगा डी, उसके बाद आपका हो जाएगा बी। तो देखिए ACDB वाला ऑप्शन कौन है? ACDB, यानी कि ये सेकंड ऑप्शन आ रहा है, ये आपका सेकंड हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया 47 का सेकंड। अब हम देखते हैं 48 में देखिए फ्रेंड्स क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? यानी कि यहाँ पर उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है, ये आपसे पूछा गया है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेमिसेस रिफ्लेक्ट द विजन ऑफ एक्सेलेंट मैथमेटिक्स एजुकेशन। एक्सेलेंट मैथमेटिक्स एजुकेशन के विज़न को कौन यहाँ पर दोस्तों प्रदर्शित करता है, ये हमें देखना है। देखिए, उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण न हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मतलब कि ऐसा गणितीय शिक्षा जिसमें विद्यार्थी जो है वो अनुत्तीर्ण ही नहीं हो सकता है कि वो सक्सेस ना हो। गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर के विकल्प मुहैया करवाए। अब देखिए, कैरियर के लिए तो गणित नहीं पढ़ाया जाता है, सभी विद्यार्थी गणित सीख सके और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत है।
ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाओं, देखिए परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, तो इसमें सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है थर्ड। ठीक है कि मतलब कि विद्यार्थी जो है गणित सीख सके और सीखने की ज़रूरत भी है, क्योंकि हम किसी भी फील्ड में किसी भी सेक्टर में है तो गणित का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। चलिए आगे हम देखते हैं 49 देखते हैं फ्रेंड्स। एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका बनाने के लिए कहा और उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। यानी कि जो डेली लाइफ में जो मतलब कि गणित से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको भी उसमें बोला गया लिखने के लिए। आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार करना था। इनका उद्देश्य क्या था, शिक्षिका का उद्देश्य क्या था कि बच्चों को ऐसा उन्होंने वर्क दिया, तो क्या ये उद्देश्य था कि आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार करना, मतलब जो एग्ज़ाम है आगे आने वाला है उसके लिए रेडी करने के लिए? तो नहीं फ्रेंड्स, परिकलनीय कौशल को बेहतर बनाने में छात्रों की सराहना करना, छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सके, छात्रों को अपनी दैनिक जीवन की समझ को जांचना। दैनिक जीवन को समझ को यहाँ पर जांचने की बात नहीं है, गणित के साथ इसका रिलेशन बताने की बात की गई है गणित में, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स 50। देखिए 50 में क्या है, गणित केवल अंक गणित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है? मतलब गणित को केवल अंक गणित ही नहीं कहेंगे, प्राथमिक स्तर पर केवल ज्यामितीय आकृतियों का पैटर्न को पढ़ाया जाना चाहिए। अब देखिए इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। प्राथमिक स्तर पर केवल ज्यामितीय आकृतियों के पैटर्न को पढ़ाना चाहिए, यानी केवल पैटर्न टाइप से। बीज गणित में अंक गणित अंतर्निहित नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बीज गणित में अंक गणित भी आ सकता है। गणित की पाठ्य पुस्तकों में ज्यामिति को एक अलग खंड के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, गणितीय पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक्, स्थान संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन को आवश्यक रूप से स्थान दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बीज गणित में अंकगणित अंतर्निहित नहीं है, ये तो नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर केवल जहाँ लग जाते हैं दोस्तों ये निगेटिव टैग वर्ड है, तो यहाँ पर ज़्यादा चांस होता है नहीं आंसर होने का। चौथा ये आप देखिए, जिस गणित में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे आकार, क्षेत्र, स्थान, मापन, आंकड़े, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका भी स्थान दिया जाना चाहिए, तो चौथा आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं 51। देखिए फ्रेंड्स 51 में जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से डिन्स ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता है? देखिए डिन्स ब्लॉक का प्रयोग करके हम क्या नहीं पढ़ा सकते हैं? संख्या और स्थानीय मान तो पढ़ाते ही हैं, योग घटाव इसी का मतलब यूज ही किया जाता है, डिन्स ब्लॉक का यूज ही किया जाता है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब पढ़ाने के लिए या प्लेस वैल्यू पढ़ाने के लिए। तो इसमें दोस्तों प्रायिकता हम नहीं पढ़ा सकते हैं, यानी कि हमारा हो जाएगा 2। अब हम देखते हैं यानी प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा सकते। अब देखते हैं हम 52 में क्या है, एक छात्र को जब 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया, 6065 को क्या बोला गया कि आप संख्या के रूप में लिखो। तो फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए कि बच्चे क्या लिख दिया, 665 लिख दिया, 6065 को लिखने के लिए बोला गया लेकिन बच्चा क्या लिख दिया, 665 लिख दिया। तो इस प्रकार की जो गलतियाँ हैं छात्रों में ये किस तरह की है? छात्रों को संख्याओं की समझ नहीं है इसलिए है, छात्रों को गणन सूचक और क्रम सूचक संख्याओं का बोध नहीं है इसलिए है, यह एक संक्रियात्मक त्रुटि है, छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा है, स्थानीय मान को छात्र नहीं समझा है इसलिए ये गलती करा है। किस लिए? तो स्थानीय मान उसको नहीं समझ में आया है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स 53 में क्या है कि योग की एक समस्या 234 + 42 को हल करते हुए एक विद्यार्थी ने जोर से कहा कि यदि वो 40 होता तो उत्तर 244 होता, 254, 264, 274 होगा, परंतु यह 42 है इसलिए ये 274 + 2 = 276 होगा, इसलिए 234 + 242 हुआ 276। ठीक है, विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए गणित की कक्षा में मौखिक परिकलनीय युक्तियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हतोत्साहित करने वाला दोस्तों ये जो होता है वो निगेटिव होता है। इस तरह की प्रणालियों द्वारा हल की गई समस्याओं को ठीक करते हुए एक शिक्षक कार्य बढ़ जाता है, इस तरह से वो करेगा तो उसका काम बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं मतलब कि वो किया क्या है, बच्चा बताया क्या है, ये आपको समझना है। उसके बाद तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है कि इस तरह के कलन विधि विद्यार्थियों के अवधारणात्मक ज्ञान की सूचक नहीं है, ये भी गलत है। गणित में अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक को बच्चे की अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया को जानने में सहायता करते हैं, बिल्कुल। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे हम देखते हैं 54। अब देखिए फ्रेंड्स 54 में क्या होगा,
जो हमारा क्वेश्चन है, कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन है। छात्रों में इस प्रकार के उलझन को दूर करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी नीति उपयुक्त है। अब जैसे भागफल कौन है, शेषफल कौन है, ये बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, इसमें मतलब कि उलझन हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, श्याम पट पर शिक्षक द्वारा अनेक विभाजन समस्याओं को निरूपित किया जाएगा। छात्रों को कार्य सीट दी जाए और उन्हें उसका अभ्यास करने के लिए कहा जाए। ठीक है, मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इनसे भिन्न प्रकार के समूह बने और समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें। भागफल और शेषफल की परिभाषा को कम से कम 20 बार लिखाना चाहिए। तो ऐसा फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। यानी कि फ्रेंड्स अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा ये थर्ड हुआ, मूर्त पदार्थ का प्रयोग करके, कॉन्क्रीट, ठीक है, जिसे बच्चे समझ सके, तो ये आपका हो गया थर्ड। अब देखते हैं हम 55 में जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ध्यान आपको देना है, नहीं पूछा गया है, यह सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा है। क्या मतलब जो योगात्मक मूल्यांकन है दोस्तों, यानी कि ये जो हमारा इवैल्यूएशन है, असेसमेंट है, सुमेटिव असेसमेंट, तो इसका जो मतलब मूल्यांकन होता है वो सत्र के अंत में होता है। ये आपको सही ढूंढना है। तो ये तो होता है फ्रेंड्स, इसका उपयोग श्रेणी क्रम, कक्ष, उन्नति और स्थान में होता है। तो क्या इसके लिए यहाँ पर किया जाता है। यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों को निदान करने पर केंद्रित है। यह उत्पादन अनुकलन है, न कि प्रक्रिया अनुकलन। तो चौथा तो बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स। 55 का आपका हो जाएगा छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों को निदान करने पर केंद्रित है। बिल्कुल उसका जो सामर्थ्य और उसका जो कमजोरी है उसको दूर करने पर ये केंद्रित है। तो थर्ड हो जाएगा 56 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है। अब देखिए मतलब कि सबसे अच्छा गुण क्या है मैथ्स पढ़ाने का। कक्षा में कलन विधि को प्रदर्शित करें और छात्रों को इसे स्मरण करने के लिए निर्देश दें। तो जहाँ पर रोट आ गया दोस्तों वहाँ पर निगेटिव हो गया। अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और छात्रों के सामने रखना। छात्रों को निर्देश दे कि वे प्रश्न का हल पाठ्य पुस्तक में हल किए गए प्रतिमान प्रश्न जैसे करें। छात्रों से कहे कि वे प्रश्नों को श्यामपट पर हल करें। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें पूछा गया गणित पढ़ाने का सबसे मतलब कि वांछनीय गुण कौन सा है। तो इसमें से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, ये अब देखिए बुक जैसा ही प्रश्न हल करना है, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। श्यामपट पर हल करना है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसमें ज़्यादा बेटर लग रहा है। अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों के सामने रखना। तो इससे क्या होगा कि छात्रों में मतलब थोड़ा सा एनालिसिस करने का और उनका लेवल वहाँ पर बढ़ेगा सॉल्व करने का। अभी आप देखते हैं 57 में फ्रेंड्स क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध मिलान सेट को प्रदर्शित करते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट, बी का फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया कंपैरिजन, यानी कि डी का आपका हो गया 2। ओके, और उसके बाद आपका हो गया यहाँ पर देखिए एस्टिमेशन, यानी कि सी का 4 और बाकी बच गया ए। तो ए का हो जाएगा आपका थर्ड, तो ऑप्शन 1 होगा। चलिए आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स 57 में क्या है। 57 तो हो गया 58 में क्या है कि गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए श्रुति नीतू कक्षा 2 की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया जाए। जैसा कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटी, तो 12 रोटी हो गई आवश्यकता होगी। अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का क्या उद्देश्य है। इस तरह की वो बच्चे से अगर मतलब कि शाब्दिक समस्या पूछती है, परिचय कराती है, तो क्या उद्देश्य क्या है। बच्चों के संचारण कौशल में वृद्धि करना है, मतलब उद्देश्य आपको बताना है कि क्या है। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करके सामर्थ्य को विकसित करना। गणित और भाषा की कक्षाओं का समाकलन। छात्रों में केवल गणितीय भाषा को विकसित करना था केवल, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए वास्तविक जीवन से है ना, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं के साथ संयोजन करने में सामर्थ्य को विकसित करना, तो ये मकसद है। आगे हम देखते हैं 59 फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है। गणित की अपनी भाषा है, तो बिल्कुल गणित की अपनी भाषा है। किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है, तो ऐसा नहीं। गणितीय अवधारणा अमूर्त होती है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए 59 का आपका क्या होगा, ए और सी सही है, ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए बी सी तीनों सही है। तो पहले आपको समझना होगा इसमें से, देखिए गणित की अपनी भाषा, ए तो सही है, तो देखिए थर्ड तो आपका आंसर नहीं होगा, बी और सी इसमें है, ए वाला बाकी 3 बचा। दूसरा एक समस्या यानी बी वाला नहीं होगा, जो बी जिसमें है ना वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है। देखिए बी वाला आप निकाल दीजिए, इसमें बी है नहीं होगा, इसमें बी है नहीं होगा, इसमें बी है नहीं होगा, बस ये हो गया सेकंड, ए और सी सही होगा। 60 देखते हैं फ्रेंड्स। दृश्यकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि उच्च गणित में बीजगणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए यह निहितार्थ है। प्राथमिक स्तर पर केवल यही कौशल सिखाए जाने चाहिए, ये तो गलत है। प्राथमिक स्तर पर गणित में अधिगम के मूल्यांकन का यही एकमात्र तरीका है, तो ये बिल्कुल नहीं है। शिक्षक के काम को आसान बनाते हैं, तो ये आसान बनाने वाला भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको देखिए ऐसे ही पता चल गया कि ये 1 होगा, क्योंकि केवल यही कौशल, तो ये तो निगेटिव टैग वर्ड है, बिल्कुल नहीं होगा। और एकमात्र तरीका ये भी नहीं होगा, काम को आसान ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो आपका बच गया फर्स्ट, तो ऐसे आपका फर्स्ट होगा। तो ये फ्रेंड्स 30 मार्क्स का हमारा जो मैथ्स था आज कंप्लीट हो गया। और आप सभी लोगों को मैंने बोला था कि 30 का हमारा सेशन चलेगा, 30 मार्क्स CTP, 30 मार्क्स EVS और 30 मार्क्स हमारा ये मैथ्स कंप्लीट हुआ। 16 दिसंबर 2021 का जो हमारा पेपर हुआ था, ऑनलाइन पेपर हुआ था, उसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं इस सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का आपको यहाँ पर क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन के साथ, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू।